अब हम बढ़ रहे हैं आगे चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 जो हमारा है वो है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है जान लेते हैं। सॉइल पोल्यूशन का मतलब होता है कि मिट्टी में अगर कहीं पर भी अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो केमिकल्स हो चाहे वो वेस्ट हो, जो बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देते हैं, जो प्लांट्स को खराब कर देते हैं, या जो किसी तरीके से एनिमल्स को, ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाएं, वो होता है सॉइल पोल्यूशन। किसी भी तरीके से अगर मिट्टी में कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस पड़ जाते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर दें, जिससे हमारे ग्रोथ को, प्लांट के ग्रोथ को और हमें हर तरीके से नुकसान हो, दैट इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। होता कब है? सॉइल पोल्यूशन तब होता है जब कोई भी टॉक्सिक केमिकल हो गया, कोई भी वेस्ट हो गया, या जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बेसिकली सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। सॉइल पोल्यूशन का अगर मुख्य कारण अगर आज किसी को माना जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही हो सकता है। सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं कि सॉइल पोल्यूशन जो हो रहा है, आखिर उसके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो भी केमिकल्स निकल रहे हैं, जो भी वेस्ट निकल रहे हैं वाटर के फॉर्म में, जो जा करके मिट्टी की फर्टिलिटी को खराब कर रहे हैं, या जो भी केमिकल वेस्ट निकल रहे हैं जो ठीक से डंप नहीं हो रहे हैं, तो वो मिट्टी को खराब कर सकते हैं। दूसरा होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो भी हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं बेसिकली उसकी वजह से होता है। अर्बन वेस्ट, अर्बन एरियाज में जो भी लोग रहते हैं, तो जो भी घर का जो कूड़ा कचरा होता है वो सही तरीके से अगर डंप नहीं होता है, अगर उसको कहीं पर भी फेंक दिया जा रहा है जिसकी वजह से मिट्टी खराब हो रही है, तो वो जो अर्बन वेस्ट निकल रहा है जिसकी वजह से मिट्टियां खराब हो रही हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि ये सॉइल पोल्यूशन में एक बड़ा रीजन हो सकता है। अर्बन एरियाज में जो आपको सॉइल पोल्यूशन देखने को मिलता है वो मैक्सिमम हाउस होल्ड वेस्ट ही होता है। हर जगह पर लोग कूड़ा फेंक देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अगला रीजन है डिफॉरेस्टेशन, जंगल का कटना, पेड़ों का कटना, ये भी सॉइल पोल्यूशन को बढ़ा सकता है। अगली बात है माइनिंग एक्टिविटीज। जब भी माइनिंग होती है, जहां पर भी गड्ढे खोदे जाते हैं, टनल्स बनने वाले होते हैं, तो वो एक रीजन है सॉइल के पोल्यूशन के लिए। क्या होता है कि जो भी ओपन पिट माइनिंग होती है वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस सॉइल में रिलीज होते हैं, सो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। ई वेस्ट डंपिंग, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, चाहे वो मोबाइल हो गया टूटा हुआ, या कोई भी रैम है, या कोई भी चीज है, अगर आप उसको फेंक देते हैं, बैटरीज हैं, बैटरीज में आप जानते हैं यूरेनियम की बैटरी होती है, तमाम चीज़ों की बैटरी होती है, वो जब सॉइल के साथ रिएक्शन करता है तो वो मिट्टी को कहीं ना कहीं तरीके से खराब कर सकता है और मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको भी अफेक्ट करता है। अब जिस सॉलिड वेस्ट की हम बात कर रहे हैं जो मिट्टियों को खराब कर रहा है, पहला होता है हाउस होल्ड वेस्ट। घरों से जो भी आपकी किचन वेस्ट होता है, या जो भी पैकेजिंग वेस्ट है, प्लास्टिक है, पेपर है, या जो कपड़े हैं, वो मिट्टी को खराब कर सकते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल से जो भी कॉटन हैं, सिरिंजेस हैं, या तमाम जो भी बायो वेस्ट वगैरह हैं, अगर उनका ठीक से डिस्पोजल नहीं होता, अगर उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, तो वो सॉइल को पॉल्यूट कर सकता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट बताने की जरूरत नहीं है, जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज में जो भी बेसिकली क्रॉप के रेजिड्यूज होते हैं, है ना, वो उससे हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, या एनिमल के जो डंग होते हैं। एनिमल का डंग, हर एनिमल का नहीं लेकिन मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं उनके जो डंग होते हैं, जो इधर उधर फैले हुए होते हैं, वो सॉइल को पॉल्यूट कर सकता है। एनिमल और ह्यूमन वेस्ट बताने की जरूरत नहीं है। एनिमल की का जो एक्सक्रीटा है, काऊ यूरिन हो गया, या जो डंग वगैरह होते हैं, डेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी वजह से, या जो डिकेइंग एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। सेडिमेंट, सेडिमेंट से मतलब होता है कि जो भी सैंड होते हैं, जो क्ले होते हैं, सिल्ट वगैरह होते हैं, जो भी वाटर के साथ आते हैं, वो जा करके मिट्टियों में, सड़कों पर डिपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क तो गंदी होती है, साथ ही साथ मिट्टी में जो एक्स्ट्रा बाहर से जो वेस्ट आकर के उस मिट्टी में मिक्स हो जाता है, उसके बाद जो वो मिट्टी को खराब करता है, तो वो एक सॉइल पोल्यूशन का लीडिंग फैक्टर हो सकता है। अगली बात है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है? जो भी पुराने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, अगर उनके टुकड़े मिक्स होते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। प्लास्टिक वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स जो बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। किसी भी प्लास्टिक को अगर आप जमीन में गाड़ते हैं, 100 साल 200 साल लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में तरीके से, लेकिन अगर किसी भी आप पेपर को या किसी भी जूट के बैग को अगर आप डालते हैं तो उसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। अब जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है उससे क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, कह रहा है इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सॉइल पोल्यूशन। जो भी सॉलिड वेस्ट हैं जो मिट्टियों में मिल रहे हैं उसकी वजह से जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मिट्टी पॉल्यूट हो रही है, ये हम सबको पता है, उसके अलावा और कौन कौन से इफेक्ट्स मिट्टी पर पड़ सकते हैं। तो पहला जो वैसे, जैसे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। अगला है हार्म्स ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन के हेल्थ को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? आप देखते हैं जब हवा चलती है, जब भी हवाएं चलती हैं तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उड़ते हैं, जो हो सकता है हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जाकर के हमारे लंग्स को, हमारे रेस्पिरेटरी को कैंसर वगैरह करवा सकते हैं, हमारी ब्रीदिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इफेक्ट हो सकता है इससे। क्रॉप्स जो फार्मर्स उगाते हैं, पॉल्यूटेड सॉइल की वजह से जो क्रॉप्स जो पैदा होती हैं तो वो क्रॉप्स भी अनहेल्दी हो सकती हैं। अगली बात है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब जो भी रेन वाटर होती है वो सॉइल पोल्यूटेंट्स को रिवर्स और लेक्स में कैरी करके ले जाते हैं। स्प्रेड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अगर कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह है, टॉयलेट वगैरह जो वेस्ट होते हैं, उनसे बीमारियां पैदा हो सकती हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जो यूजफुल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली केमिकल्स के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्लास्टिक ब्लॉक वाटर फ्लो। प्लास्टिक आप देखते हैं जब नालियों में, सड़कों पर बारिश के टाइम पे जब वो जम जाता है तो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है पूरी जगह पर, और इसकी वजह से जो पानी होता है वो घरों में घुस जाता है, और पानी जब घरों में घुसता है तो साफ पानी घरों में नहीं घुसता, वो गंदा पानी होता है जिसमें मिट्टियाँ होती हैं, और फिर वो मिट्टियाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं जो सॉइल को पोल्यूट करने में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। हेल्थ प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रॉपर डिस्पोजल होगा तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और जो हमारी हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, SMW। पहला मेथड की बात करते हैं, मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। पहला होता है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में बेसिकली होता क्या है, जो भी वेस्ट होता है उसको हम सॉइल के अंदर दफना देते हैं, और उसके बाद नेचर के पास एक पावर होती है, एक कैपेबिलिटी होती है कि जितने भी वेस्ट होते हैं वो सब बायोडिग्रेड हो जाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक सॉइल पोल्यूशन को रोक सकता है। बहुत ही कॉमन मेथड है, लेकिन इको फ्रेंडली इसको अगर कहा जाए तो शायद ये सही नहीं होगा। इंसिनरेशन क्या होता है, जो भी वेस्ट वगैरह होता है वो हाई टेम्परेचर पर उसको हम जला देते हैं एकदम से। वेस्ट है उसका जितना भी वॉल्यूम है, जितना उसका अमाउंट था वो कम तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो सॉइल पोल्यूशन को भले हम कम कर सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अगली जो बात है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग आप सब जानते हैं, कंपोस्टिंग बेसिकली फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कंपोस्टिंग में आखिर होता क्या है, कंपोस्टिंग में जो भी वेजिटेबल पील्स होते हैं या जो फ्रूट्स के पील्स होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, उसको जब हम मिट्टी के साथ कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्टिंग मशीन भी आती है, उसको जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं तरीके से मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी हद तक इफेक्टिव होता है। सो वही होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट मेरी अगर माने तो सबसे बेहतर तरीका है किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का, सॉइल को कंजर्व करने का। अगली जो बात है वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर है, मेटल्स है, उसको ज़मीन में ना दफना करके उसको इधर उधर कहीं फेंकने से बढ़िया है, या उसको चूर करके उसको कहीं डंप करने से बेहतर ये कि हम उसको रिसाइकिल करते हैं, जिससे उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जो भी रिसोर्सेस हैं वो बचते हैं और जो पॉल्यूशन होता है वो कम होता है। अगली बात है सेग्रीगेशन एट सोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि जितने भी वेस्ट हैं उन सबको पहली बात हमें सेपरेट करना है घर पे, कौन सा गीला कचरा है, कौन सा सूखा कचरा है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जब हम ये सेग्रीगेशन कर लेते हैं उसके बाद अगर हम किसी भी कूड़े को फेंकते हैं तो वो काफ़ी हद तक आसानी से डंप होने में उसको हेल्प मिलती है, और ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करता है। अब बात करते हैं कि मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हो सकती है। यूज ऑफ स्मार्ट बिन्स एंड वेस्ट ट्रैकिंग एप्स। स्मार्ट बिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्ट ट्रैकिंग एप्स वगैरह आ गए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। ऐसा लाइफस्टाइल ये की कोशिश करिए कि वेस्ट को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐसा लाइफस्टाइल को फॉलो करना है जो बेसिकली जीरो वेस्ट को प्रमोट करता हो। तीसरी बात है गवर्नमेंट कैंपेन्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान टू प्रमोट क्लीनलीनेस। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेप लिया हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, तो जिसकी वजह से गाँव में, घरों में, हर जगह साफ सफाई मेंटेन रहे। रूल्स अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल्स वगैरह बनाए हैं, उसके काफ़ी आउटकम्स आपको भी देखने को मिल रहे होंगे। अगला जो चैप्टर है वो है नॉइज पोल्यूशन। हमने सॉइल पोल्यूशन की बात की, अब हम बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन। देखिए नॉइज पोल्यूशन होता क्या है। नॉइज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक हद तक बोल रहे हैं, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम तक बोल रहे हैं जो हमको या दूसरों को अफेक्ट नहीं कर रहा, सो दैट इज वो ठीक है। लेकिन अगर आप अनवांटेड बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, या बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, सो दैट इज द नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन बाय डेफिनेशन क्या होता है। नॉइज पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी भी अनवांटेड लाउड का, डिस्टर्बिंग का, या किसी भी साउंड वगैरह का एनवायरनमेंट में अगर प्रेजेंस है जिससे कि ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, ह्यूमन कंफर्ट को वो खराब कर रहा है, इसको बेसिकली हम साउंड पोल्यूशन भी बोलते हैं, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए। यानी कि जो भी अनवांटेड साउंड्स हैं जो आप नहीं सुन सकते हैं, जो आपको नहीं सुनना चाहिए, बेसिकली वही है नॉइज पोल्यूशन। जो आपके कानों को इरिटेट कर रहा है वो नॉइज पोल्यूशन है। क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। सोर्सेस की बात करें तो कुछ नेचुरल सोर्सेस होते हैं, कुछ मैन मेड सोर्सेस होते हैं। नेचुरल सोर्सेस उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, थंडर स्टॉर्म हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, या अर्थक्वेक हो गया, सुनामी वगैरह हो गई। तो जो भी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो भी शोर शराबा हो रहा है, यू कांट कंट्रोल देम। बट टॉकिंग अबाउट मैन मेड सोर्सेस, मैन मेड की हम बात करें तो ट्रैफिक की जो नॉइसेस है, अनवांटेड जो आप हॉकिंग करते हैं ट्रैफिक वगैरह पे जो शोर शराबा होता है, इंडस्ट्रियल जो नॉइज होता है, कंस्ट्रक्शन जहां पर हो रहा है वहां पे जो बहुत सारे शोर निकलते हैं, लाउड स्पीकर्स का अनवांटेड बजना, एयरप्लेन्स से जो आवाजें आती हैं, होम अप्लायंसेस, और सोशल इवेंट्स। आपने पब्लिक गैदरिंग में देखा होगा लोग बहुत ज्यादा शोर करते हैं, तो ये जो सोशल इवेंट्स है ये कहीं हद तक
नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूनिट ऑफ नॉइस, नॉइस की यूनिट्स क्या होती है? तो बेसिकली नॉइस को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, बस इतनी सी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर 0 डेसिबल तक है, जैसे कि थंडरस्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शंस है, कंपैटिबल चलता है। 60 मतलब जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस वगैरह होती हैं, जो हम और आप बात करते हैं। अगर 80 के बाहर जाता है, अगर साउंड की यूनिट 80 डेसिबल से ज़्यादा है, तो वो हमारे ईयर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर 120 है तब तो पूछिए मत, मे भी आपके कान के पर्दे तक फाड़ सकती है, इतना ज़्यादा 120 नुकसान होता है। बात करते हैं कि नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहली बात, हो सकता है कि आपको सुनने में समस्या हो जाए, या आपके जो ईयर ड्रम्स होते हैं शायद उसमें कुछ समस्या हो जाए। हेडक, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा ईयरफोन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो स्ट्रेस में होते हैं, लाउड साउंड्स के बीच में रहते हैं, उनको हेडक जरूर होता है, क्योंकि आपका जो हेड होता है ना, वो उन साउंड्स को एब्जॉर्ब करता है, तो वो हेडक वगैरह हो सकते हैं। कंसंट्रेशन की कमी आती है, वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे या वो काम करने वाले लोग जो बहुत ज़्यादा साउंड के आदी हो चुके हैं, ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग जिस वक्त पढ़ते वक्त ईयरफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, एक लिमिट तक किया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो ऑडियो होती है वो आपके हेड में एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से हेडेक्स की प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके कंसंट्रेशन को खराब कर सकता है, आपके कंसंट्रेशन को कम कर सकता है, कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है। इंसोम्निया मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपको सोने में दिक्कत होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स के बीच में हैं, तो आप सो नहीं पाएंगे, और अगर आप पहले भी रहते होंगे तो भी आपको सोने में बहुत दिक्कत होती है। इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, किसी भी अगर आप एक ऐसे कंडीशन में जहाँ पर साउंड बहुत ज़्यादा है तो वो आपकी बीपी और हार्ट रेट दोनों को ही बढ़ा सकता है। मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इरिटेशन हो सकता है, एंगर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एनिमल्स को भी हार्म करता है, उनके कम्युनिकेशन को भी हार्म करता है, एनिमल्स को हार्म करता है। एनिमल्स का जो कम्युनिकेशन का जो पावर होता है वो उसको तक हार्म कर सकता है। डिस्टर्ब्स नेचुरल बैलेंस एंड पीस इन द एनवायरनमेंट, नेचुरल जो बैलेंस है उसको वो डिस्टर्ब कर सकता है, और जो एनवायरनमेंट में जो पीस होता है उसको काफ़ी हद तक ये इफेक्ट करता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे नॉइस पोल्यूशंस होते हैं और कितने साउंड तक नॉइस पोल्यूशन को हम मान सकते हैं। अब बात यह है कि सर आपने ये तो समझा दिया, लेकिन ये बताइए कि कैसे हम ये मान लें कि कौन सा वो मेजर है, कौन से वो लेवल्स है, हम ये कैसे क्लासीफाई करेंगे कि जो भी साउंड है वो नॉइस पोल्यूशन में आ रहा नहीं। तो हमारे देश में CPCB होता है। CPCB क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन्होंने कुछ एक्सेप्टेबल नॉइस पोल्यूशन के लेवल्स निकाले हुए हैं, कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर में है तो वो नॉइस पोल्यूशन नहीं कहलाएगा, अगर इसके ज़्यादा होता है तो वो मॉडरेट, और अगर एक्सट्रीम लेवल पर है तो वो काफ़ी हद तक नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में, काफ़ी हद तक नहीं मतलब पूरे ही नॉइस पोल्यूशन में वो आता है। देखिए जोन्स वगैरह, इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम में जो लिमिट होनी चाहिए वो कम से कम 75 dB होना चाहिए, रात में कम से कम 70 होना चाहिए। कमर्शियल अगर एरिया है तो कमर्शियल एरिया में कम से कम 65 और नाइट में 55। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग बाग रहते हैं वहाँ का शोर कम से कम 55 होना चाहिए, जो कि होता नहीं है, और जो भी नाइट में होना चाहिए, नाइट में कम से कम 45 होना चाहिए। साइलेंट जोन है, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या तमाम गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह हो गया, वहाँ हाई कोर्ट हो गया, वहाँ पे जो शोर शराबा होना चाहिए वो 50 डेसिबल तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, और रात में कम से कम 40 तक होना चाहिए। CPCB की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डे टाइम में जो है वो 6 से 10 होता है, और नाइट में रखा गया है 10 से 6। ये बेसिकली टाइमिंग है CPCB के द्वारा। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि ये सब तो सारे तरीके हैं जिसकी वजह से शोर शराबे होते हैं, आपने ये बता दिया कि कैसे हम ये मानेंगे कि ये शोर है भी कि नहीं है, नॉइस पोल्यूशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये भी बता दीजिए कि नॉइस पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम अपने लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। अपने लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? आप ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करिए, ना शोर करिए ना शोर सुनिए, है ना। ईयर मफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अगर आप एक नॉइजी एरिया में, देखिए नॉइस अगर हो रही है किसी एरिया में उसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद बचाव कर सकते हैं। ईयर प्लग्स यूज करिए, ईयर मफ्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में अगर आपकी टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, तो उसको कोशिश करिए कि लो वॉल्यूम पर सुनिए, बहरे जल्दी हो सकते हैं। तीसरी बात है कि जितने भी अननेसेसरी हॉन्किंग है, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं या अगर आप ट्रैफिक एरिया में, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हॉर्न का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही करें, जहाँ बहुत रिलेवेंट हो वही इस्तेमाल करिए। ज़्यादा हॉन्किंग से आपको भी डिस्टर्बेंस होगा, और मे भी सामने वाला जो कार ड्राइव कर शायद अचानक से जो हॉन्किंग हो, मे भी उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हॉन्किंग ज़्यादा मत करिए, ये बेकार चीज़ है। बात करते हैं कि गवर्नमेंट या सोसाइटी के लेवल पर क्या हो सकता है। सबसे पहला, लाउड स्पीकर रात के 10 बजे के बाद नहीं बजना चाहिए।
दूसरा ये कि जो भी साउंड प्रूफ मटेरियल्स हैं, जब भी आप घरों वगैरह को बनाइए तो कोशिश करिए कि आप साउंड प्रूफ मटेरियल्स का इस्तेमाल करें, बाहर का शोर अंदर ना आए और अंदर का शोर बाहर ना जाए। ठीक है, अगली बात ये है कि नॉइज पोल्यूशन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको एनफोर्स किया जाए। ट्री प्लांटेशन करिए। ट्री प्लांटेशन से क्या होता है, ट्रीज जो है काफी हद तक साउंड्स को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ट्री प्लांटेशन बहुत ही कमाल की चीज है, ये जरूर करना चाहिए। सेटअप नॉइज बैरियर्स, जितने भी नॉइज बैरियर है रोड्स के आसपास या हाईवेज के आसपास, उसको सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स एंड मशीनरी, मेंटेनेंस, जितने भी व्हीकल्स हैं, जो मशीनरी हैं, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए जिससे कि जो भी व्हीकल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा साउंड ना करें। अगर एक गाड़ी की सर्विस ठीक से नहीं हो रही है, उसको अगर आप ठीक से नहीं देख रहे तो हो सकता है कि समय समय के बाद वो ज़्यादा शोर करे, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। स्प्रेड्स अवेयरनेस थ्रू कैंपेन एंड एजुकेशन। किसी भी पोल्यूशन को, किसी भी चीज़ को, अगर आपको किसी भी ऑफेंस को अगर आपको रोकना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए अवेयरनेस। एजुकेशन इज़ दी ओनली की जिसकी वजह से आप चीज़ों को बदल सकते हैं। अगला चैप्टर है 6 जो है डिजास्टर कॉजेज एंड हजार्ड्स। डिजास्टर, उसके कॉजेज क्या क्या हैं और कितना वो नुकसानदायक हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। डिजास्टर होता क्या है, कोई भी एक सडन, अचानक कोई एक ऐसा इवेंट होता है नेचर में जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है, इंसान की जान जा सकती है, जान माल की हानि हो सकती है ना। तो इन्वायरमेंट में जो होते हैं, डिजास्टर नेचुरल हो सकता है जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, मैन मेड भी हो सकता है जैसे कि कोई भी केमिकल लीक्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी, अगर आपको याद होगा भोपाल में जो हुआ था, तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है मैन मेड में केमिकल लीक्स जो हुआ था। डिजास्टर जो होते हैं वो बेसिकली नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करता है, और जितने भी इमरजेंसी और डिस्टर्ब तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमें इमरजेंसी एक्शन भी चाहिए होता है जिससे कि हम इस डैमेज को कंट्रोल कर सकें। डैमेज हो गया है ये ठीक है, लेकिन अब डैमेज को कंट्रोल कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं आखिर डिजास्टर के क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। पहला है नेचुरल डिजास्टर, दूसरा है मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल की हम बात करें, नेचुरल डिजास्टर्स को आप रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज को नेचुरल डिजास्टर को टाल सकते हैं, है ना। नेचुरल डिजास्टर बेसिकली नेचर के द्वारा होता है, एनवायरनमेंट की फोर्सेस के द्वारा होता है, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, चक्रवात तूफान जिसे हम बोलते हैं पानी वगैरह में आता है, ड्रॉट हो गया, सुनामी हो गया, लैंड स्लाइड हो गया, ठीक। मैन मेड डिजास्टर्स जो इंसानों के द्वारा होते हैं, जैसे कि फायर हो गया, आग लग जाना, वॉर हो जाना, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में आप देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपने देखा, एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं, केमिकल लीक्स भोपाल में जो हुआ था, टेररिज्म, पाकिस्तान का यहाँ नाम लिखना चाहिए था वैसे, न्यूक्लियर डिजास्टर, जो न्यूक्लियर डिजास्टर होते हैं बेसिकली वो भी एक मैन मेड डिजास्टर ही है। अब बात करते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन, नेचुरल डिजास्टर, भारत में जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं आखिर उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन। देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया एकमात्र ऐसी जगह है जो मतलब बहुत सही जगह पर, बहुत सही लोकेशन पर इस पूरे पृथ्वी में। आपको ठंडी देखनी है आप नॉर्थ में चले जाइए, आपको बीचेस के मजे लेने हैं आप साउथ में चले जाइए, गोवा चले जाइए, रेगिस्तान देखना है, भीषण गर्मी देखनी है तो रेगिस्तान चले जाइए, और भी तमाम आपको वेजिटेशन वगैरह देखनी है तो आप पूरे इंडिया में भ्रमण कर सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास। बहुत ज़्यादा बारिश देखनी है तो आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आ जाइए, है ना। तो इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब हाइब्रिड है, हर चीज़ है यहाँ पर, आपको कहीं भी देश के बाहर जाने नहीं, सब कुछ यही मिलेगा आपको। बात करते हैं, इंडिया जो है एक हाईली डिजास्टर प्रोन एरिया है, क्योंकि इसकी जोग्राफिकल कंडीशन ही ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे रिवर्स हैं, समुद्र हैं, डेजर्ट है, क्लाइमेट वेरिएशंस वगैरह हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स को जिसको हम बोलते हैं, नीचे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के एग्जांपल हैं। जैसे पहला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, सडन जो शेकिंग होती है अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट में जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो सडन शेकिंग होती है, बेसिकली वही है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में होता क्या है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं बेसिकली वो जब मूव करती हैं तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, जो डैमेज होता है वो होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को बेसिकली हम रिक्टर स्केल पर नापते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली अर्थक्वेक को नापने के लिए कि जो अर्थक्वेक आया उसकी तीव्रता कितनी थी उसको नापने के लिए रिक्टर स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं। अर्थक्वेक के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, पहला टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो सकता है, अगर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वो हो सकता है, और अगर कोई भी ज़मीन के नीचे अगर कोई भी एक्सप्लोजन होता है, अगर कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है या कोई भी बॉम्ब वगैरह की टेस्टिंग होती है, या अगर कोई माइनिंग हो रही है तो उसकी वजह से सुरंग बनाते हैं तो उसके लिए जो हम बॉम्बिंग वगैरह करते हैं छोटी मोटी, सो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। इफेक्ट्स की बात करें, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है।
बिल्डिंग्स हो सकते हैं, रोड्स कोलैप्स हो सकती है, फायर ड्यू टू गैस लीक, लॉस ऑफ लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, और सुनामी भी हो सकती है। अगर पानी के अंदर भूकंप आता है तो सुनामी होती है। रिक्टर स्केल की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्केल है। अगर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 3 तक माइनर होता है, 4 पे थोड़ा सा लाइट है, 5 का मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा मॉडरेट हो चुका है, 6 से 7 के बीच में स्ट्रांग होता है, 7 से 8 के बीच में मेजर, 8 से 9 के बीच में ग्रेट, और फिर उसके बाद तो कहानी, उसके बाद तो फिर नापने वाला भी शायद कोई बचेगा नहीं। क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक को मैनेज कर सकते हैं? आखिर हम ऐसा क्या करें कि अर्थक्वेक ना आए? पहली बात तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अर्थक्वेक ना आए, या अगर आप अर्थक्वेक से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाइए। मुंबई में एक बिल्डिंग है एंटीलिया, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो कम से कम 7 to 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप के झटकों को वो महसूस कर सकता है, और उसमें वो कंपैटिबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो आप भी कोशिश करिए कि जब भी आप घर बनवाएं, कोई भी बिल्डिंग बनवाएं, अपना ऑफिस बनवा रहे हैं, तो बेसिकली वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगली बात, अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करिए अपने बिल्डिंग्स में, ऑफिस में, या जिस भी चार दीवारी के अंदर आप हैं वहाँ पर आप अर्ली वार्निंग सिस्टम आप इंस्टॉल ज़रूर करिए। पब्लिक अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको अर्थक्वेक को रोकना है। क्या क्या कॉजेस हैं, लोगों को पढ़ाइए, उनको समझाइए कि आखिर कैसे अर्थक्वेक को रोका जा सकता है, कैसे अगर अर्थक्वेक हो गया है तो कैसे उसको मैनेज किया जाए। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात है सुनामी। सुनामी होता क्या है? देखिए, पानी के अंदर अगर भूकंप आता है, जब पानी के अंदर वही चीज़ है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो धरती पानी के नीचे भी हिलती है, समुद्र के नीचे भी क्या है, पानी के ऊपर क्या है, नीचे जमीन ही तो है। तो जब वो मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से पानी का जो उछाल होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो जो पानी होता है वो इतनी बड़ी बड़ी लहरें बन करके समुद्र में आती हैं, और फिर वो आसपास के जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसको वो डैमेज करता है। सो दैट इज सुनामी। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं सुनामी के? अंडर सी अर्थक्वेक, पानी के अंदर अगर भूकंप आता है तो। वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के आसपास आपने देखा होगा जो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो वाइब्रेशंस होती हैं, कभी कभी उसकी वजह से सुनामी की लहरें उठ सकती हैं। और उसके अलावा अगर लैंड स्लाइड होता है ओशन के अंदर तो वो भी सुनामी का एक रीजन हो सकता है। क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? कोस्टल एरियाज में पानी भर सकता है, कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो डैमेज हो सकता है, खत्म हो सकता है। जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होती है, जो मेरीन लाइफ होती है, जो ह्यूमंस होते हैं, उनकी जो जिंदगी हो सकती है वो तबाह हो जाती है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस, जहाँ पे भी आपने पानी इकट्ठा किया होगा, जो भी हमारे वाटर सोर्सेज होते हैं, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो वाटर डिपोजिट्स हों, या चाहे वो वाटर टैंक्स हों जो हमारे शहरों में होते हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से जब अगर सुनामी आती है तो वो कहीं ना कहीं तरीके से उन वाटर्स में वो कंटेमिनेशन को करवा सकता है, कंटेमिनेशन अकर हो सकते हैं। क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, कैसे इस सुनामी को हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो पहली बात तो वही है कि सुनामी का अलर्ट सिस्टम होता है। आप जिस भी कोस्टल एरियाज में अगर आप जाते हैं, चाहे वो कोई भी कोस्टल एरिया हो, समुद्र के पास आपने देखा होगा वहां पर अलर्ट सिस्टम होता है। वो अलर्ट सिस्टम बेसिकली आपको अलर्ट करने के लिए होता है। कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं समुद्र की लहरों को, और वो बेसिकली अलर्ट करते हैं लोगों को। इवैक्यूएशन प्लान्स एंड कोस्टल एरियाज, है ना? अगर सुनामी आती है तो क्या क्या इवैक्यूएशन प्लान्स हो सकते हैं, कोस्टल एरियाज में कैसे लोगों को बचाया जाए। हानि तो हो ही गई है, अब करना क्या है कि कैसे बचाया जाए। और पब्लिक एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगला जो है वो है फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ होता क्या है? बाढ़ का मतलब ये है कि नदियों का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो करके उन एरियाज में आ जाता है जहां पर नदियों का पानी बेसिकली नहीं होता था। सो बेसिकली ये वो एरियाज होते हैं। फ्लड क्या है? बेसिकली जो भी वाटर है, नदियों में जो पानी है या डैम्स वगैरह में जो पानी वगैरह होते हैं, जब वो ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाता है और वो बेसिकली ऐसे एरियाज में पहुंच जाता है जो नॉर्मली ड्राई होता है। ये होता कब है? बेसिकली बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो हो सकता है, या अगर रिवर ओवरफ्लो हो जाए तो हो सकता है। तो वो है फ्लड। फ्लड एक ऐसी फिनोमेना है जब नदियाँ भयावह रूप लेती हैं तो वो जो पानी होता है वो लोगों के बीच में पहुंचना शुरू हो जाता है जहाँ पे लोग हम रहते हैं। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? आखिर बाढ़ आने के क्या क्या रीजन है? पहला रीजन है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। ड्रेनेज सिस्टम अगर खराब है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब चाहे वो नदी का ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वो शहर के अंदर का ड्रेनेज सिस्टम हो, हर तरीके से अगर कहीं पे भी अगर ड्रेनेज सिस्टम बेकार है तो अगर बाढ़ नहीं भी आना चाहेगा तो भी पानी रुक जाएगा और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अगली बात है डैम का फेलियर। कभी कभी डैम ऐसे बनाए जाते हैं कि जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो
मे बी गेट्स नहीं खुल पाते, और कभी अगर जब गेट खुलते हैं तो इस तरीके से होता है कि वो जब पानी बाहर निकलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा तबाही लेकर के आता है, वो जो पानी होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो बेसिकली डैम का बेसिकली जो अगर डैम फेलियर हो जाता है तो उसकी वजह से भी फ्लड्स आ सकते हैं। रिवर ओवरफ्लो हो जाना कॉमन सी बात है, जब भी बारिश होती है नदियों का जो पानी का लेवल होता है वो बढ़ता है और लोगों रीजन्स वगैरह में पहुँचता है जो बेसिकली पानी वाले नहीं होते। इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं आखिर? सबसे पहली बात, अगर बाढ़ वगैरह आती है तो इसमें वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज मतलब कि कॉलेरा वगैरह हो गया, है ना, जो ऐसे डिजीजेज जो बेसिकली पानी से फैलते हैं, कॉलेरा हो गया या जो डायरिया वगैरह होते हैं, तमाम ऐसे डिजीजेस हैं जो पानी की वजह से होते हैं, क्योंकि पानी फैल जाएगा लोगों के बीच में। क्रॉप्स वगैरह खराब हो सकती है, नदियों के आसपास जो लोग रहते हैं या जो खेती बाड़ी होती है वो खराब हो सकती है। लाइफ चाहे वो एक्वेटिक हो या चाहे जो हमारे जो गाय भैंसे वगैरह होती हैं या जो जीव जानवर वगैरह होते हैं वो उनकी लाइफ खराब हो जाती है और लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, लोगों को बेसिकली पलायन करना पड़ता है अगर वो बाढ़ संबंधित या बाढ़ वाले क्षेत्र वाले एरिया में रहते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अब हम बात करते हैं कि आखिर फ्लड्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि हमको सबसे पहले अपना ड्रेनेज सिस्टम सुधारना होगा। दूसरा ये है कि हमको डैम्स और एम्बैंकमेंट्स देखिए क्या होता है। एम्बैंकमेंट्स बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है कि जब भी किसी भी शहर वगैरह में अगर पानी वगैरह भर जाता है तो वो एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं जो बेसिकली इकट्ठे पानी को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, तो वो होते हैं एम्बैंकमेंट्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी अगर बारिश हो रही है तो पानी को बचाइए। और फ्लड वार्निंग सिस्टम होना ही चाहिए, इसको इंस्टॉल करने से क्या होता है, फ्लड की जो वार्निंग होती है, आपने देखा होगा जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं वहाँ पे कुछ स्केल बने हुए होते हैं, वो ये कंफर्म करते हैं कि अब पानी जिस लेवल पे पहुँचा है क्या हम इसको बाढ़ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है ड्रॉट। अगला जो हमारा डिजास्टर है वो है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना। सूखा कैसे पड़ता है? ड्रॉट का मतलब ये कि कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पर लंबे समय तक बारिश ना हुई हो या बहुत कम बारिश हुई हो, जिसकी वजह से उस एरिया में जब उस जगह पे जब पानी की कमी पड़ती है तो उस कंडीशन को हम सूखा बोलते हैं। क्या क्या कॉज हो सकते हैं? बारिश का कम होना, पेड़ों का ज़्यादा कटना और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना कि पानी बचे ही ना। एक तो वैसे ही बारिश कम होती है, आप और पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी कमी होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। क्या क्या इफेक्ट होते हैं? देखिए, जो भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी कम होता है या जहाँ पर सूखा पड़ता है, सबसे पहले तो वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो जाता है, क्रॉप खराब हो जाती है पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, पानी मिलेगा नहीं। फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है अकाल, फेमाइन मतलब होता है अकाल पड़ना। सूखे की वजह से जो अकाल पड़ता है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो या लोगों का जो अकाल पड़ता है, तो वो होता है फेमाइन, है ना। पीने की पानी जो होता है, पीने का जो पानी होता है उसकी कमी हो जाती है। जो भी जानवर वगैरह होते हैं वो बेसिकली प्यास से मर जाते हैं और लोग, क्योंकि भाई जब वहाँ पे पानी होगा ही नहीं तो लोग रहेंगे क्यों, तो लोग वहाँ से पलायन करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? कैसे हम आखिर इस ड्रॉट को, इस ये जो सूखा पड़ता है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? पानी जब भी बरसे उसको इकट्ठा कर लीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब भी सूखा पड़े तो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाइए, ठीक। उसके बाद वाटर का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, किसी भी तरीके से अगर आप पानी को बचा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं तो जरूर करिए। और पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। देखो, पेड़ नहीं लगाओगे ना तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। पेड़ बहुत जरूरी है। आप जब भी आपका बर्थडे है कोशिश करिए कि 5-6 पेड़ जरूर लगाइए। आगे हम बात करते हैं लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशन जहां पर जो पृथ्वी का एक भूभाग होता है वो अचानक से ध्वस्त होकर के ऊपर से नीचे आ जाए, या वो फिसल जाए, या वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए और जा करके कहीं पे बाधा पैदा कर दे। सो दैट इज द लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड बाय डेफिनेशन मतलब सडन फॉलिंग ऑफ रॉक्स, पहाड़ों से जो भी पत्थर वगैरह होते हैं देखिए इस तरीके से उनका गिरना हो गया, या जो अर्थ वगैरह जो डेब्रिस वगैरह होते हैं माउंटेन स्लोप से वो सब डाउन हो जाते हैं, है ना। तो एक भूभाग, जमीन का एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा पार्ट जो नीचे अचानक से ध्वस्त होकर के नीचे से आ जाए, सो वो बेसिकली लैंडस्लाइड होता है। हिमाचल में और उत्तराखंड में ये ज्यादा देखने को मिलता है। फोटो आपके सामने लगी हुई है लैंडस्लाइड कैसे होती है, बाकी आप जानते हैं। क्या क्या कॉजेज है, लैंडस्लाइड होता कैसे है? पहली बात तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। भूकंप आता है तो भी, अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आता है तो भी लैंडस्लाइड के होने के चांसेस हैं। डीफॉरेस्टेशन, पेड़ नहीं होंगे तो अनबैलेंस होगा तो बाढ़ भी आएगी, सूखा भी पड़ेगा और लैंडस्लाइड भी होगा, है ना।
माइनिंग कंस्ट्रक्शन, सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन। पहाड़ों के बीच में टनल्स बनाना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा जब हम प्रकृति के साथ खेलेंगे या जब प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन उसी की एग्जाम्पल है। हम जानते हैं हम ह्यूमंस हैं, हमें ये चीज़ करना ही पड़ेगा अपने लिए, लेकिन इस तरीके से उसको किया जाए कि वो आगे चल करके लोगों के लिए समस्या ना पैदा करे। तो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है लैंडस्लाइड के लिए। इफेक्ट्स की बात करते हैं, क्या ऐसे इफेक्ट हैं अगर लैंडस्लाइड होता है तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है। पहला, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। देखिए जब भी आप कभी पहाड़ी इलाके पर जाते हैं ना, और जब लैंडस्लाइड होता है, या आपने कई कई जगह देखा होगा लैंडस्लाइड होता है तो सड़कें जो होती हैं वहाँ पे सारा जो ज़मीन का भूभाग होता है, जो पत्थर वगैरह होते हैं, जो डेब्रिस मटेरियल्स होता है, वो सब आके वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग उसके अंदर दब भी जाते हैं, और साथ ही साथ होता क्या है कि रोड ब्लॉकेज हो जाती है, महीनों महीनों लोग वहाँ पर फंसे हुए होते हैं। बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, आसपास के जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, और लॉस ऑफ लाइफ, जीवन को भी नुकसान होता है, और पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन इशू है वो खत्म हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है कि उस तरफ जो रहने वाले लोग होते हैं उन तक तमाम रिसोर्सेस नहीं पहुंच पाते हैं। क्या क्या तरीके हैं कि हम लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करते हैं। पेड़ जरूर लगाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेड़ लगाना। दूसरा है स्लोप का मैनेजमेंट। आपने अक्सर देखा होगा अगर स्लोप कुछ इस तरीके से रहेगा तो वो अच्छा है, लेकिन अभी क्या हुआ कि हमको आवश्यकता थी, हमने इतनी मिट्टी हमने काट दी, या इतना हमने लैंड जो पीस था उसको हमने ले लिया, अब जो स्लोप हो गया वो सीधे ऐसे हो गया। तो अब ये जो स्लोप एकदम सीधे जा चुका है, जो अब तक थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से था, अब अगर स्लोप इस तरीके से रहेगा तो जाहिर सी बात है ये वाली कंडीशन पैदा होगी ही। और आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन है वो कुछ इसी तरीके से ही देखिए, है ना। तो अगर इस तरीके से कंडीशन होगा तो लैंडस्लाइड तो होना ही होना है। अगर ये इस तरीके से बनाएंगे तो मे भी हो सकता है कि जो लैंडस्लाइड यहाँ पर हो रहा हो शायद वो कुछ हद तक आकर के यहाँ पर रुक जाए, लेकिन अगर डायरेक्टली होगा तो ये करेगी कि एक तरह से ये फ्री फॉल की कंडीशन है, फिर ऊपर की चीज सीधे नीचे ही आएगी। अवॉइड कंस्ट्रक्शन इन रिस्क जोन। बहुत लोग बहुत जिद्दी होते हैं कि पहाड़ों में घर वहीं बनाएंगे जहाँ से पूरी वादियां दिखें। अगर नहीं बनाना चाहिए तो मत बनाइए, जीवन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह पर जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर घर मत बनाइए, ऑफिस मत बनाइए, कुछ भी मत बनाइए, खाली पड़ रहने दीजिए उस चीज़ को। अगला जो डिजास्टर है वो है थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। थंडर स्टॉर्म मतलब बिजली का कड़कना, है ना, तेज बिजली का कड़कना बारिश के साथ, दैट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। क्या है थंडर स्टॉर्म? थंडर स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान भी है इसमें, थंडर है, बिजली भी कड़क रही है, और हैवी रेन भी हो रहा है, बारिश भी है, घने बादल भी हैं, हवाएं भी चल रही हैं, तूफान भी है, और बिजली भी कड़क रही है। सो दैट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? बेसिकली सडन फ्लैश जो आप देखते हैं, जो अचानक से जो बिजली चमकती है, या जो आपको फ्लैश जैसा आपको आसमान में दिखता है, वो होती है बेसिकली लाइटनिंग। होता कुछ नहीं हो, बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी होती है आसमान में, जो बादलों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी हुई, वही सडन फ्लैशेस को क्रिएट करते हैं। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? मॉइस्ट एयर राइजिंग मतलब हवा में नमी अगर बढ़ जाती है और तेजी से अगर कूलिंग होती है, सो दैट इज द रीजन। इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द क्लाउड एंड ग्राउंड। इलेक्ट्रिक चार्जेस में जो इनबैलेंस होते हैं वो भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग को कॉज करवा सकते हैं। क्या क्या इफेक्ट्स हैं? जैसे कि जाहिर सी बात है, देखो जहाँ बिजली गिरेगी वहाँ डेथ होना, जल जाना, या लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से लोगों का जलना, मर जाना पॉसिबल है। फायर, अगर बिजली गिरती है तो जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, आग लग सकती है उसमें, है ना। पावर का पूरा पूरा फेलियर हो सकता है, हो सकता है एक पूरे रीजन में, एक लोकेलिटी में पूरी पावर की सप्लाई खत्म हो जाए, और इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है। सेफ्टी टिप्स क्या क्या हैं? घरों में रहिए, अगर आपके घर के बाहर अगर आप एक ऐसे कंडीशन में हैं जहाँ पर बिजली कड़कती है या थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है, कोशिश करिए कि घरों में रहिए। मेटल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल मत करिए, पानी वगैरह के बीच में कम रहिए, उसको पूरी तरीके से अवॉइड करिए। यूज लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। ये क्या होता है? बेसिकली पहले के टाइम पे जो घर वगैरह होते थे तो उनके ऊपर हम कुछ एंटीनास वगैरह बनाते थे, और उससे एक वायर होती थी जो कनेक्ट होकर के सीधे जमीन में जाती थी। इससे होता क्या था, जो भी थंडरस्टॉर्म पड़ता था वो थंडरस्टॉर्म सीधे इस पे पड़ता था, और वो घर को अफेक्ट ना करके उस वायर के थ्रू सीधे अर्थ में चला जाता था। तो ये है लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम जो पहले होता था। आज थोड़ा सा देखने को कम मिलता है, लेकिन जब भी आप घर बनवा रहे हैं, अगर आपके घर पे है
तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इसको इंस्टॉल जरूर करिए। तो आइए हम लोग अब इस सब्जेक्ट के अंतिम चैप्टर पर चलते हैं, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। अब कोई भी आपदा है उसको कैसे प्रबंधन उसका कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। अब वो आपदा हो जाए तो कैसे उसको करना है। देखो, सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क हमारे यहाँ क्या है उसको समझना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड टेकिंग एक्शन। अब कब कब? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ डिजास्टर। इससे क्या होगा? जिससे कि हम रिड्यूस कर सके उसका डैमेज और रिकवरी जल्दी कर सके, है ना। आपदा के समय जब कोई डिजास्टर हो रहा है उस समय, उसके पहले, उस समय और उसके बाद कि आपके पास पूरी प्लानिंग हो, उस प्लानिंग को पूरा ऑर्गेनाइज करिए कि पहले कौन सा होगा, फिर बाद में कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, और उसके बाद उसको एक्शन में परिवर्तित करके हम लोग इस डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है क्या? द ग्लोबल कम्युनिटी हैज डेवलप्ड सेवरल फ्रेमवर्क्स टू गाइड डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स, है ना। ग्लोबल जो कम्युनिटी है, पूरी दुनिया के लोग मिल करके, अच्छे अच्छे लोग मिल करके इसको डिजास्टर को मैनेज करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, है ना। उसमें से कुछ स्ट्रैटेजी हमको अपनाना है। 1999 में एक स्ट्रैटेजी आई, योकोहामा स्ट्रैटेजी, है ना, जिसको कहा गया कि सेफर वर्ल्ड अगर बनाना है तो इस स्ट्रैटेजी को हमको पालन करना ही पड़ेगा। What are the key points regarding this strategy? सबसे पहले समझना पड़ेगा, it is the first international framework adopted by the United Nation. United Nation ने सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी अपनाई सेफर वर्ल्ड के लिए वो क्या थी? योकोहामा स्ट्रैटेजी ही थी। दिस स्ट्रैटेजी फोकस्ड ऑन रिस्क रिडक्शन रेदर देन ओनली रिलीफ। उससे बचाव कैसे होगा अलग बात है, लेकिन जो रिस्क है उसका कम से कम उसको रिड्यूस किया जाए, कम से कम नुकसान हो जब भी कोई डिजास्टर हो। This strategy also encourages disaster preparedness. हम आपदा के लिए कितना तैयार हैं, इसके लिए आपको ये स्ट्रेटजी बताती है कि आप रेडी रहें। एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप करना है, जल्दी से जल्दी हम लोगों को वार्न कर पाए कि भैया कुछ होने वाला है ना, सावधान हो जाइए। सावधानी सबसे बढ़िया चीज है। दिस ऑल्सो प्रमोटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एजुकेशन। पूरी दुनिया में एक कोऑपरेटिव एक काम हो, पब्लिक को एजुकेट किया जाए, जिससे कि वार्निंग सिस्टम जब मिले तो लोग भी अवेयर हो जाए और उस वार्निंग को सीरियसली ले। एम्फेसाइज्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। पूरे कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे इसमें। ये किसी एक दो लोग 10 लोग का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है ना, ये हम सब का काम है। ठीक है क्या? तो इसके तहत हम लोग ये चीज अपना सकते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरी जो टेक्निक है ना, जो स्ट्रेटजी है, इसको ह्योगो स्ट्रेटजी बोलते हैं या ह्योगो फ्रेमवर्क कहा जाता है। ठीक है, फॉर एक्शन। ठीक है क्या? वो सेफर वर्ल्ड के लिए था, ये एक्शन के लिए था। 2005 से 15 के तक में ये चला लगातार। इसमें क्या किया गया? इट वाज एडॉप्टेड आफ्टर द 2004 इंडियन ओशन सुनामी। 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी भारतीय ओशियन में, सुनामी नाम की, है ना। उसके बाद ही ये एक्शन में लाया गया, ये ह्योगो फ्रेमवर्क। ठीक है, दिस फ्रेमवर्क वाज एम्ड टू बिल्ड रिजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर्स, है ना। इसमें नेशन और कम्युनिटीज को मिलाया गया, जिसके तहत क्या हो सके? डिजास्टर को अच्छे से मैनेज किया जा सके। मेन प्रायोरिटी इस टेक्निक की थी, इट एंश्योर्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डीआरआर बोलते हैं, है ना। डिजास्टर का रिस्क को रिड्यूस किया जा सके इज अ नेशनल एंड लोकल प्रायोरिटी। देश के भी यही प्रायोरिटी है और लोकल लेवल पर भी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि पहले हम रिस्क जो है इसको कम कर दें, खतरा कम कर दें। ठीक है क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई, असेस एंड मॉनिटर डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर रिस्क को पहले तो आप पता लगे क्या क्या इससे खतरा हो सकता है। बाढ़ आ गई मान लीजिए तो क्या हो सकता है, सुनामी आ गई तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा तो क्या हो सकता है, तो उसको रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बारे में पता लगेगा कि कैसे होगा ये, है ना। फिर उसके बाद मॉनिटर करिए लगातार कि कैसे कैसे क्या होगा, उसके पैरामीटर उस तरह से डिजाइन किए जाएंगे, उससे बचने का तरीका उस तरह से निकाला जाएगा। यूज नॉलेज, इनोवेशन एंड एजुकेशन फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए नॉलेज लेना है, इनोवेट करना है नई टेक्नोलॉजी, और लोगों को एजुकेट करना है इसके बारे में कि सब कुछ सही रहे। रिड्यूस अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स। जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण से वो सुनामी हो सकती है या फिर वो डिजास्टर हो सकता है, उसको हम लोग कम से कम किया जाए। ठीक है। स्ट्रेंथन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। डिजास्टर के लिए हम कितना तैयार रह पाए, प्रॉम्प्टली हम लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो पाए, और रिस्पॉन्स कितनी जल्दी हम दे पाते हैं। अगर एक साल हमारे यहाँ बचता है कि डिजास्टर ये आने वाला है, तो आप ब्लैंक ना हो जाए उसमें पब्लिक, है ना, जिससे के लिए ये सब काम किया जाता है। थर्ड,
जो हमारे पास टेक्निक है इसको सेंडाई फ्रेमवर्क बोलते हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए मेन किया गया, 2015 से 2030 तक के लिए चलेगा। इट इज एडॉप्टेड आफ्टर 2004 इंडियन ओशियन सुनामी, है ना, ये बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इट इज एम टू बिल्ड रेजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर, पहले बात कर चुके। 4 प्रायोरिटीज के बारे में बात करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड डिसऑर्डर रिस्क, डिसऑर्डर का रिस्क क्या है, डिजास्टर का, सॉरी, और स्ट्रेंथन डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, इसको कैसे गवर्न किया जाएगा। इन्वेस्ट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड द लास्ट इन एनहांस प्रिपेयर्डनेस एंड बिल्ड ब्लॉक बेटर इन रिकवरी, है ना। जितनी अब डिजास्टर हो गया जो होना था, है ना, अब उसको जल्दी से जल्दी बनाना है। बिल्ड बैक बेटर, है ना, वापस से उसको अच्छा सा बनाना है। ये पूरी टेक्निक को ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है क्या। तो 3 ये था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में कैसा, उसका सिस्टम अभी तक कैसा चल रहा है। तो इंडिया हैज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू मेंटेन डिजास्टर एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो नेशनल लेवल पे भी है, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये अलग अलग सिस्टम बनाया गया है। एक है नेशनल, पहला हम लोग बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए बोलते हैं। उसकी गाइडलाइंस क्या है, ये नेशनल लेवल पे काम करते हैं। एनडीए क्या करता है, एनडीएमए इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इट वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसको हेड करेगा। प्रिपेयर, इसका काम क्या है, पॉलिसी प्रिपेयर करना, प्लान्स बनाना, गाइडलाइन बनाना डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। इट एंश्योर टाइमली रिस्पांस, कितनी जल्दी रिस्पांस होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में एक बढ़िया सा कोऑर्डिनेशन हो सके और कितनी जल्दी रिस्पांस मिल सके, इसके बारे में बात किया जाता है। मेन फंक्शन, अगर की फंक्शंस के बारे में बात किया जाए एनडीएमए के, तो इनका मेन काम क्या है, प्रिपेयर नेशनल डिजास्टर प्लान, मॉक ड्रिल कराना, ट्रेनिंग कराना, है ना, स्प्रेड अवेयरनेस को स्प्रेड करना, फैलाना, डिजास्टर रिस्क के बारे में बताना, कोऑर्डिनेट करना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ साथ, है ना, प्रमोट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, है ना, और वार्निंग सिस्टम डेवलप करना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सब चीजों के बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी इकट्ठा करना। सो नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये नेशनल पॉलिसी क्या है, ये कब लागू हुई, 2009 में लागू हुई, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल पॉलिसी टू गाइड ऑल डिजास्टर रिलेटेड वर्क है ये, है ना। इट इज फोकस्ड ऑन हॉलिस्टिक, प्रोएक्टिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ इसको चलाया गया। हॉलिस्टिक मतलब सबसे बेहतर, प्रोएक्टिव मतलब जबरदस्त एक्टिव ये टीम है और ये टेक्नोलॉजी इनके सब बहुत सहारा देते हैं। की फीचर्स इसके क्या है, देखो, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है, जहां पर जिस तरह का लोकेलिटी है उस हिसाब से डिजास्टर को मैनेज किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, मैक्सिमम हम लोग इसको जल्दी से जल्दी सही कर पाए और ट्रेनिंग इसमें जबरदस्त है। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें है, यूज ऑफ सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जीआईएस टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जीआईएस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जियोग्राफिकल लोग सारा डेटा इसमें कलेक्ट करते हैं इस टेक्नोलॉजी के तहत, फिर जाके हम लोग डिजास्टर को मैनेज करते हैं इजीली। इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट विद डेवलपमेंटल प्लानिंग, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट को डेवलपमेंट के साथ हम लोग को जोड़ देना है कि जो जो अब नया कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए हम लोग डिजास्टर को पहले से कंसिडर करके उस हिसाब से मैनेज करके चलना है। दिस इज ऑल अबाउट नेशनल पॉलिसी डिजास्टर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। आगे हम लोग बात करें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है, 2005 में जो लागू हुआ। इसके हिसाब से क्या है, द मेन लीगल फ्रेमवर्क, ये क्या है, द मेन लीगल फ्रेमवर्क है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया। इट प्रोवाइड्स फॉर, इसमें है क्या, एस्टैब्लिशमेंट है एनडीएमए का, है ना, एसडीएमए और डीडीएमए, ये नेशनल लेवल पर है, ये स्टेट लेवल पे है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसमें है क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिजास्टर रिस्पांस का फंड है यहाँ पर, ठीक है, एक फंड अलग से बनाया गया जिसमें कोई भी डिजास्टर होगा उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसको। क्लियर रोल बताया गया है सबको, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है हर लेवल पे, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें। पेनल्टीज बनाई गई है नॉन कॉम्प्लायंस का, अगर कोई इसमें कॉम्प्लायंस आता है या कोई अगर इसमें सपोर्ट नहीं करता है उसके लिए पेनाल्टीज भी है डिजास्टर के दौरान। क्विक डिप्लॉयमेंट है रिसोर्सेस का, जब इमरजेंसी आएगी तब अचानक से सब कुछ चाहिए होगा वहां पर, तो क्विक डिप्लॉयमेंट की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है क्या। ये है इस एक्ट के अंदर। डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस क्या है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सब का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। डिजास्टर रिस्पांस टीम क्या है, देखो, एक पहला है एनडीआरएफ, इसका फुल फॉर्म क्या, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स,
है ना। एनडीआरएफ बहुत कॉमन सा टर्म है, आप लोग कई बार सुनते होंगे, नेशनल लेवल पे है, 2006 में इसका निर्माण किया गया। ये क्या होते हैं, प्रोफेशनल रेस्क्यू फोर्स होते हैं, ये रेस्क्यू फोर्स है ना। कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी हो तो इनकी टीम डिप्लॉय की जाती है और ये एनडीएमए के ही सदस्य हैं। दे ट्रेन इन फ्लड रेस्क्यू, है ना, इनको बाढ़ से बचाने के लिए इनको ट्रेनिंग मिलती है, भूकंप रिस्पांस के समय मिलती है, केमिकल डिजास्टर के समय, हर समय के लिए ये एनडीआरएफ की अलग अलग टीम है। नेशनल लेवल पे है एनडीआरएफ का मतलब यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से सेम स्टेट लेवल की अपनी है जिसको एसडीआरएफ बोलते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम, है ना, फोर्स जिसको बोलते हैं। इट इज क्रिएटेड एज स्टेट लेवल, बात कर लिया हमने। इट वर्क अंडर द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए जो है उसके अंडर में ये एसडीआरएफ काम करती है, ठीक है। फिर एक है डीडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम करती है ना। इट क्रिएटेड फॉर लोकल लेवल रिस्पांस, लोकली वहां पर तुरंत जल्दी काम मिलेगा। इट वर्क्स विथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग डिजास्टर। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर और लोकल हम लोग बात करें जैसे गांव वगैरह की बात करें तो वहां पर ग्राम प्रधान होते हैं या फिर वीडियो होते हैं, बीडीओ होते हैं, इन सब लोगों के साथ मिल करके इनको काम करना होता है। एक आपदा मित्र एक लास्ट में बनाया गया, आपदा मित्र है ये, है ना, मतलब डिजास्टर फ्रेंड जिनको कह सकते हैं। अगर कोई आपदा आती है तो ये बनाए जाते हैं इनको। ये कम्युनिटी है, वॉलंटियर्स जिसमें ढेर सारे हैं, ये अपने आप जाते हैं, सर कोई पेमेंट नहीं मिलता, अपने आप ये वॉलंटरली लोगों की हेल्प करते हैं। दे ट्रेन्स लोकल वॉलंटियर्स इन रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क, है ना, बचाव के समय कोई भी चीज इनको लोकली अरेंज किया जाता है और इस तरह से ये हेल्प करते हैं लोगों को। आगे हम लोग बात करें केस स्टडी क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स के, है ना। अभी आपने देखा कि पूरी धरती पर कोविड-19 का गजब का प्रकोप था, लेकिन इंडिया ने कितनी जल्दी, वो भी एक तरह का डिजास्टर था, लेकिन इंडिया ने काफी जल्दी उसको मैनेज किया। चाहे वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में बात हो, चाहे वैक्सीन लगाने के बारे में बात हो, चाहे हॉस्पिटल नया बनाने के बात में हो, चाहे वो पीपीई किट का प्रोडक्शन बनाने की बात हो। मैंने सुना था कि इसके कोविड-19 के पहले पीपीई किट का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे दूसरी कंट्री से, हमारे यहाँ बन ही नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि जब आपदा आई तो वहां पर अवसर भी था और अब इंडिया पीपीई किट बनाता भी है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है और बढ़िया क्वालिटी की बनाता है, इससे पैसा भी बचा हमारा, है ना। तो केस स्टडी तमाम है। पहले तो हम लोग कोविड-19 के बारे में बात करते हैं, जो पैंडेमिक हुआ 2020 से 22 के बीच में इंडिया में। 19 में आया था, चाइना से डेवलप हुआ, लेकिन वो इंडिया तक पहुंचते पहुंचते 20 हो गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स इसमें लगाए गए, है ना, हम लोगों ने देखा था। हेल्थ एडवाइजरीज जारी की गई, वैक्सीनेशन कैंपेन्स जबरदस्त चलाए गए, रैपिड क्रिएशन ऑफ क्वारंटीन सेंटर, लगातार क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए। इसमें 14 दिन के लिए शुरुआत में, पहले तो शुरुआत में 7 दिन के लिए, बाद में फाइनली 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया और हॉस्पिटल्स को कितनी जल्दी डेवलप किया गया, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन तुरंत सारा ट्रांसफर हो गया जिससे कि कोई चीज बाधा ना बने कहीं पर। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, है ना, समझ में आ रही है। ये अब चीजें नई नई चीजें थी जिसको अडॉप्ट किया गया। तो पहला तो कोविड-19 था हमारा। एक भूकंप आया था भुज में 2001, ठीक है, जिसमें क्या है कि 7.7 मैग्नीट्यूड का आया था। अभी हम लोगों ने पीछे रिक्टर स्केल के बारे में बात करें जिसमें 7.7 का मतलब बहुत ही गजब का इसमें अर्थक्वेक आया था, बहुत इसमें नुकसान हुआ, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था इसमें। बट क्विक रीबिल्डिंग एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट एंड एनजीओज इसमें हुआ, है ना। इसमें क्या हुआ कि भाई नुकसान तो बहुत हो गया, लेकिन गवर्नमेंट मिलकर के और एनजीओ मिलकर के, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के रीबिल्ड किया, जल्दी से जल्दी उसको सब कुछ सही करने का प्रयास किया गया। ये भी एक माइलस्टोन था। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स को प्रमोट किया गया इसके बाद वहां पर, क्योंकि भाई एक बार आया है तो आगे भी आ सकता है, इसलिए वहां पर अर्थक्वेक से बचने के लिए हमको बनाना चाहिए। एक फायर फाइटिंग दिल्ली फायर सर्विसेज है ये, है ना। इसमें क्या किया गया, क्विक रिस्पांस सिस्टम डेवलप किया गया फायर आउटब्रेक्स के लिए। अर्बन एरिया, शहर में कई बार आग लग जाती है तो पता चला तब तक लोग आएंगे, जब तक बुझाएंगे तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका होगा, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया फायर सेफ्टी पर कि फायर से कैसे बचे। पब्लिक बिल्डिंग हो चाहे स्कूल हो, वहां पर अब कई जगह पर वो नीला नीला आप देखते हैं सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर का लगा होता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है नो वन नोज, है ना। तो कई बार उसके लिए अवेयरनेस चाहिए हमको कि स्कूल में जाकर कहीं पर आग लग जाए तो जो लोकल वहां पर जो उस समय अवेलेबल है, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कहीं पर दूसरी बिल्डिंग्स के बारे में बात करें वहां जो ऑफिशियल्स है, तो कम से कम उसका इस्तेमाल कर पाए। इसलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत थी जिसके अंदर यह किया गया, है ना। थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग के लिए बिहार और यूपी का एक बहुत जबरदस्त केस है ना। हमेशा होता रहता है, प्रोन एरिया है यहाँ पर। या तो एनडीएमए ने क्या किया यहाँ पर,
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, लॉन्च अवेयरनेस ड्राइव्स फॉर लाइटनिंग सेफ्टी। अगर कहीं पर लाइटनिंग हो रही तो आपको क्या करना है, ठीक है, मोबाइल अलर्ट्स जारी किया गया कि लाइटनिंग होने वाली है, भाई समझ जाओ, कोई भी समस्या होने वाली। अर्ली वार्निंग किया गया, जल्दी से जल्दी लोगों को पता चल जाए। रूरल शेल्टर्स बनाए गए, है ना, वर मेड अवेलेबल इन स्टॉर्म प्रोन एरिया, जहां पर स्टॉर्म बहुत तगड़ा आने वाला है, तूफान आने के चांसेस होते हैं, वहां पर एक शेल्टर बनाया जाता है कि कम से कम लोग वहां आकर के रह पाए जिन जो नॉर्मली कहीं पर भी रह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में। अच्छा, लाइटनिंग सेफ्टी के लिए, है ना, इसमें कुछ गाइडलाइन है जो आपको समझ रखना है। एक तो आपको इंटरनेट और मोबाइल फोन से थोड़ा बंद रहना चाहिए। अगर ज्यादा लाइट कहीं पर कड़क रही है, बिजली गिर रही है ना, बादल धड़क रहे हैं, तो उस समय आपको इंटरनेट, क्योंकि वो भी सब नेटवर्क से ही है, तो डायरेक्टली वो नेटवर्क कहीं से भी कैच करके आपके मोबाइल फोन तक पहुंच सकता है। जैसे कि टीवी खराब हो जाती है, तो इसलिए नेटवर्क उस समय बंद रखिए ना, हो सके तो टीवी वगैरह बंद करिए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बंद करके रखिए। तो एक ये इंटरनेट का है जरूर, इसको थोड़ा सा आप जरूर देखिए कि इसको मिनिमाइज करिए, इसका यूज उस समय कम से कम हो सके तो बंद कर दीजिए। यहां तक हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया भाई, पूरा आपका जो डिजास्टर इन्वायरमेंटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट है, इसको अभी हम लोगों ने खत्म किया है। आप जल्दी से जल्दी इसको देखिए, है ना, और आपके साथ जो और, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, तो आप कल एग्जाम के पहले पहले इसको आप देखिए कायदे से और जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए। मेरा ऐसा उम्मीद है कि, और हमारी टीम ने जबरदस्त मेहनत किया है, सबको मैं थैंक यू करता हूं, है ना, और आप लोग इसको जबरदस्त देखिए और कल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए अच्छे से। जितना चीज इसमें पढ़ाया गया है वो सारी चीजें आपको कल के एग्जाम के पेपर में मिलेगी, है ना, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और आपके जो दोस्त यार मित्र हो जो आपके ही क्लास में पढ़ते हो, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है। और अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब आपसे चाहिए, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी हम लोग ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको कम से कम एक लॉन्ग वीडियो मिले, जिससे कि आप एक वीडियो देख करके काफी हद तक काम चला लें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।